तो मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सर्जिकल सीरीज़, जो सर्जिकल सीरीज़ मैंने चालू कर रखी है। और मैं उस पर जो भी सर्जरीज हो सकती है पॉसिबल मेरे से, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग तरह की सभी सर्जरीज, किसी भी जोड़ की सर्जरी में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, या जो भी अलग सर्जरीज होती हैं, ताकि आपको ये आसान भाषा में समझ में आए। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए टोटल नी आर्थोप्लास्टी। क्यों मैं आज के लिए टॉपिक रखा आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आए कि इस चीज़ में क्या होता है। हालांकि हमने पहले डिस्कस कर रखा है इसको ओ नी वाले टॉपिक में, जो घुटने का गठिया होता है। बट चूँकि ये सबसे ज़्यादा आज परफॉर्म करने वाली सर्जरी है, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं इस पर बाद में चर्चा करूँगा, इसलिए मैंने सोचा आज इस पर चर्चा करते हैं और आपके सभी डाउट आज बेसिकली क्लियर करते हैं। क्या होता है आपको पहले समझा गया, तो हल्का सा उस पर डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली आज का टॉपिक रहेगा कि समझाने के लिए कि आपको जो डाउट है या पेशेंट क्या डाउट लेके आते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें होती है, वो क्या क्या आगे बताते हैं। तो ये सब चीज़ों पे आज हमारा मेन फोकस रहने वाला है। छोटा सा टॉपिक रहेगा 9-10 मिनट का चर्चा करने के लिए। चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, टोटल नी आर्थोप्लास्टी यानी जोड़ बदलना सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाली सर्जरी है आज भारत में, नहीं पूरे संसार में। ठीक है, तो पहले एक बार छोटी झलक ले लेते हैं कि क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सर्जरी की जा सकती है। तो जैसे आपका ओ ए नी, एक तो मैंने बता दिया, गठिया हो आपको तो ये की जाती है। जो मेटल आर्थराइटिस गठिया हो, गठिया बाय, उस केस में की जाती है। बच्चों में हीमोफीलिया होता है, तो उसमें जब घुटने गिर जाते हैं तो उसमें कर सकते हैं हम इसको। ट्यूमर हटाया निकाला है डिस्टल फीमर का, फीमर के निचले हिस्से से, तो हम कर सकते हैं इसको। और ऐसा फ्रैक्चर है डिस्टल फीमर का जो बहुत ही टूटा हुआ है, नॉन रिकंस्ट्रक्टेबल है, तो भी हम इस टोटल नी आर्थोप्लास्टी को कर सकते हैं। ये तो बात हुई इंडिकेशन की कहाँ कहाँ की जा सकती है। ठीक है, और भी बहुत जगह यहाँ की जा सकती है, जैसे एक शॉर्ट क्रिस्प था आपके लिए। ठीक है, और इस पर ये मैं बताना चाहता हूँ आपको आगे बात करते हुए कि ये जो सर्जरी है, तो पहला सवाल यही आता है लोगों का कि अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं होती क्या है। ठीक है, उस पर आप सवाल उठाते हैं। तो पहले ये बता रखा है मैंने आपको, ऊपर एक फीमर नाम की हड्डी होती है, नीचे एक टीबिया नाम की हड्डी होती है। तो फीमर का निचली हिस्सा काट के हटा देते हैं, टीबिया का ऊपर हिस्सा काट के हटा देते हैं। तो इन दोनों में जब, और इसमें हम जो इम्प्लांट होते हैं, जो इनके बचे हुए हिस्से होते हैं, जो कृत्रिम आर्टिफिशियल इम्प्लांट आते हैं, तो उसमें फीमर के हिस्से लगा देते हैं सीमेंट के साथ। सीमेंट बॉडी कंपैटिबल सीमेंट है, पहले भी आपको चर्चा कर रखी है। सीमेंट बॉडी में जो लगती है सीमेंट, वो सीमेंट होती है। तो डिस्टल फीमर के हिस्सा लगा देते हैं, टीबिया के हिस्सा लगा देते हैं, और आगे एक पाली नाम की हड्डी होती है, उसको भी हम काट के हटा के दूसरी लगा सकते हैं, उसका हिस्सा भी हम सीमेंट से लगा सकते हैं। ये कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये वेरी होता है कि किस में लगाना, नहीं लगाना, इंडिकेशन के हिसाब से। नॉर्मली जो है ये टिकर ये होता है, नीचे का हिस्सा हटा लिया, इधर का हिस्सा हटा लिया और सीमेंट लगा दिया। साउंड्स वेरी इजी, पर इतना है नहीं, पर आपको लोग के समझने के लिए आई थिंक ये सूटेबल है। ये चर्चा हमने कर ली क्या होती है और कहाँ कहाँ होती है ना। अब हम मेन सवालों पे आ जाते हैं आपकी कि नॉर्मली लोगों के क्या सवाल आते हैं। तो नॉर्मली पहले लोगों का ये सवाल होता है कि सर, सर्जरी ये आप करने जा रहे हो, क्या ये सक्सेसफुल सर्जरी है सर या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी सर्जरी जॉइंट की आज होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज यही है, टोटल नी रिप्लेसमेंट। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो आजकल की जाती है, दैट इज़ अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये की जाती है आजकल और सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है। आप समझ सकते हो 95% सक्सेस रेट है, 90 to 95% सक्सेस रेट है। तो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है 90 to 95 काफ़ी होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल तो बहुत अच्छी है और आप करवा सकते हो इसको। दूसरा सवाल ये आता है, सर कब करवानी चाहिए, अगर बोला गया है तो क्या करवाना ज़रूरी है, या रुक सकते हैं, या क्या आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा, बताइए। तो आज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक ही लाइन में पूरी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो अगर मान लो आपको पैर, घुटने में सूजन है, घुटने में दर्द रहता है, आपको चलने में सीढ़ियाँ दिक्कत आती है, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा भी हो गई है, अगर आपको, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा है और एक्सरे आपने करा लिया है, उसमें भी ग्रेड 3 ग्रेड 4 के आसपास चेंजेस आ रहे हैं, यानी घुटना बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है, तो आपको ये सर्जरी करानी चाहिए। अगर मान लीजिए एक्सरे में ये चेंजेस आ रहे हैं लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप रुक सकते हैं, आपको कराने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कराया तो मामला बिगड़ जाएगा या बाद में कुछ सुधरेगा नहीं। नहीं, हमारे पास पूरा एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड, इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं घटती, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्र के कारण होता है, पहले आपको बता रखा है, उम्र के कारण घुटने घिसते हैं, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इजीली इसके लिए सोच समझ के, दिस इज इलेक्टिव सर्जरी, सोच समझ के आप करा सकते हो। जितने भी रिप्लेसमेंट होते हैं, दीज आर इलेक्टिव सर्जरीज, आप सोच समझ के सर्जरी करा सकते हो। ये कभी भी इमरजेंसी में नहीं की जाती।
और बेहतर होगा आप सोच समझ के कराओ, क्योंकि बाद में जो फिजियो वगैरह लेना होता है उससे थोड़ा जैसे मांसपेशियाँ तंदुरुस्त होती है उसमें भी आपकी मेहनत काफ़ी जाती है। तो आधा से ज़्यादा काम ये होता है, 70% 75% काम सर्जरी का, लगभग 10 से 15 काम फिजियो का, और 5 से 10% काम अपना दवाई का भी होता है। इस कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। सर्जरी करा लिया, वो एक मूवमेंट है, उसके बाद आपको प्रॉपर कसरत वगैरह करनी पड़ती है कि आपके जो आपके जो तो आपको इसमें जो है कसरत करनी पड़ती है ना। स्टार्ट ऑपरेट कराने के बाद जैसे थोड़ा खास इस बात का रखना पड़ता है। तो इस आखिर लाइन में दोबारा बोलना चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सर्जरी के लिए आगे बढ़ो। ये डाउट है कि क्यों आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सक्सेस सर्जरी है, तो उसमें कोई डाउट वैसी मंशा नहीं रहनी। 100 या 1000 में से एक केस तो हर किसी का ख़राब होता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है इतना। अगर हाँ, और इसका आप पूछो कि इसका फ़ायदा कितना है, बहुत आराम आता है इस सर्जरी के बाद, करने के बाद तो दर्द वगैरह में आपको पहले से बहुत ही आराम हो जाएगा, और बहुत ही मतलब आप चल भी सकते हो। हाँ, ये भी एक सवाल आता है पेशेंट को कि सर चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे नहीं दौड़ पाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, तो ये सब सवाल भी आते हैं पेशेंटों के। तो एक एक करके करते हैं। चल आप सकते हो, है ना। यूजुअली क्या होता है आजकल जो भी सर्जन्स जैसे भी सर्जन्स किधर के भी भारत के बाहर के अगर ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो कहीं अगले दिन चला देते हैं, कहीं 48 घंटे बाद चलाते हैं, पर नॉर्मली वॉक करके सारे चला सकते हैं, चला देते हैं। ठीक है, तो ये टाइम वेरिएशन वेरी कर सकता है, पर ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में अपन नॉर्मली चला देते हैं इसको, भले ही मिनिमम चीज़ें से करो या रोबोटिक्स से करो, आजकल रोबोटिक्स भी एडवांस में आ गया है। ठीक है, तो इनमें से किसी से भी करो, आपको अगले दिन से ही हम चलवा देते हैं। एक बार रोबोटिक सर्जरी की भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे आगे। आज केवल नॉर्मल टीकेआर का अपन कर रहे हैं, नॉर्मल जो हम जो सर्जन कर रहे हैं उसके, ठीक है, विदाउट एनी रोबोट। तो अगले दिन या 48 घंटे से बाद अपन चला देते हैं। दूसरा कि दौड़ पाएंगे नहीं दौड़ पाएंगे, दौड़ पाओगे लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 महीने बाद ना, 6 महीने तक का भी समय जा सकता है, तो उसके बाद हम अलाउ करते हैं आपको दौड़ने वगैरह के लिए। तब तक जो हमारा सीमेंट वगैरह अंदर जो हमने माल डाला है, तो हमें संतुष्टि हो जाती है कि सब अपनी जगह पर है, कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, वो भी सीढ़ियाँ पर चढ़ना भी अलाउड कर सकते हैं। 5 से 6 महीने बाद सीढ़ियाँ चढ़ना भी हम आपका अलाउड कर देते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये डाउट भी था। ठीक है, और आपके काफ़ी और भी डाउट्स आते हैं कि सर करा तो लिया, दोबारा तो ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कि ये सब जो डाला है आपने, ये निकल तो नहीं जाएगा घुटना मोड़ूंगी तो? नहीं, ये सब में से कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ निकलने के लिए नहीं होता, सीमेंट से अच्छा अंदर बैठा होता है, तो इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है, सब अपनी जगह पर ही रहेगा घुटना मोड़ोगे तो भी। ठीक है, दूसरा कि दोबारा से करने की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी अगर जल्दी, बहुत जल्दी, हालांकि हम जल्दी या यंग एज में करते नहीं इसको, पर बाई चांस किसी ने कहीं करा लिया है और बहुत ही यंग एज में, तो हाँ इसकी भी 15 से 20 साल ड्यूरेबिलिटी होती है, किसी भी इम्प्लांट की 15 से 20 साल ड्यूरेबिलिटी होती है। उसके बाद तो ये भी फेल कर सकते हैं, और फिर आपको दोबारा से टीकर की जरूरत पड़ सकती है, दोबारा घुटना बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आप जान लीजिए कि जरूरत तो पड़ सकती है, तो बेहतर होगा डिले कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिक्कत आ रही है तो भी आप डिले कीजिए, पर हाँ मोस्टली ये देखा गया है कि 50 से 55 साल में ही या 60 साल में जाकर इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। उससे पहले लगभग अपना एक तो फिजियो और प्लस दवाई गोली से काम हो जाता है, तो वो चीज़ भी आपकी मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, उसके अलावा जो घुटना मोड़ने वाली बात मैंने बता दी, घुटना मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, घुटने को सीधे उठा भी सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन भी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है सर्जरी के बाद। तो इन्फेक्शन हो सकता है, लोग आते हैं पूछते हैं कि सर इन्फेक्शन तो नहीं होगा, है ना, थोड़ा वेग सवाल हो जाता है कि सर होगा नहीं होगा। कोई डॉक्टर आपको नहीं, कोई सर्जन आपको नहीं बोल सकता कि इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। सब लोग कोशिश कर सकते हैं इन्फेक्शन ना हो, तो ये हर एक सर्जन की कोशिश रहती है, फिर भी 1000 सर्जरी में से एक सर्जरी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो प्रॉपरली सब लोग प्रिकॉशंस लेते हैं सारे सर्जन्स कि ऐसा इन्फेक्शन ना हो, पर मतलब ना 1000 में 1 का रेशियो, तो उसको तो कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसा कहना कि इन्फेक्शन ना हो, ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो अपने पेशेंट एक्सपीरियंस से हुआ है, कि वो आके पहले ही पूछते हैं सर इन्फेक्शन तो नहीं होगा ना, किसी भी सर्जरी से पहले पूछते हैं इन्फेक्शन तो नहीं होगा, वो कहना मुश्किल है। सर और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएंगे, है ना। जैसे हमने आजकल सुना है कि पेशेंट पड़े है तो डीवीटी वगैरह हो जाता है ना, पैरों में सूजन आने लगती है, सर्जरी कराने के कुछ साल बाद दर्द और सूजन भी होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पर आते हैं कि डीवीटी पंप्स वगैरह आजकल इतने एडवांस आ गए हैं कि पड़े रहने की वजह से, ना तो हम पड़े रखते हैं ताकि कूल्हे पे घाव हो, वो चीज़ चली जाती है, इसलिए मोबिलाइज करने की बोलते हैं आपको, जितनी जल्दी हो सके चल सको। तो आजकल इतने बड़े लेवल के डीवीटी पंप आ गए हैं कि वो चीज़ भी अपनी
मिनिमाइज हो जाती है कि आपको कोई डीवीटी वगैरह या फिर डीवीटी वगैरह हो, या फिर आपकी वो नस में ब्लॉकेज वगैरह हो, वो चांस भी कम अपने हो जाता है। अच्छा, इसका क्या आंसर है कि काफ़ी टाइम बाद पेन स्वेलिंग आने लगा, आपने टीका करा लिया, मान लो किसी किसी पेशेंट का 2-2 साल तक ही दर्द नहीं जाता अगर उसने एक बार केस करा लिया। उसके लिए कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, पर एक एक से दो जो इम्पोर्टेंट कारण है, एक तो पहले मैंने आपको बताया इन्फेक्शन, उसके कारण भी होता है कि काफ़ी टाइम तक पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। दूसरा मांसपेशी की कमजोरी, और तीसरा लूजनिंग, इम्प्लांट भी डिले हो जाते हैं कभी कभी। तो वो ये 2 से 3 कारण हो सकते हैं कि आपको सर्जरी के साल भर बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद भी दर्द रह रहा है, दर्द आपका गया नहीं है, उसके बाद भी आपको दर्द रह रहा है, या काफ़ी टाइम बाद दर्द लौटा फिर से, तो वो भी एक कारण हो सकता है ना, दर्द का सूजन आने का। तो उसके लिए भी आपको जांचें करानी पड़ेगी, है ना। और लगभग सभी कॉम्प्लिकेशन मैंने कवर कर लिए, है ना। टूटने वाली चीज़ इसमें कुछ है नहीं, सीमेंट से लगी हुई टूटेगी वगैरह की तो कुछ नहीं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और एज़ यूजुअल मैं कहूँगा सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है, तो आप कराने की सोच सकते हो। कब करानी चाहिए भी बता दिया मैंने, कि पेशेंट को समझ नहीं पाता, वो इसी दुविधा में रहता है, इसलिए ये चीज़ भी मैंने आज क्लियर करी है कि आपको करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, रुकना चाहिए, है ना। आप चाहो रुक सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, कुछ ख़राब नहीं होगा आपका, कुछ बुरा नहीं होगा आपका, अब यू कैन वेट फॉर दिस सर्जरी टू हैपन, ठीक है। और लगभग सभी चीज़ मैंने कवर कर ली, सारे सवाल जो पेशेंट पूछते हैं आगे, है ना। पेन का कारण मैंने आपको बता ही दिया, कहीं कहीं ऑपरेशन के बाद भी लोगों को पेन नहीं जाता, तो इसके लिए आप ध्यान रखो, कुछ कुछ लोग पेन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पेन भी झेल सकते हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये बात कई बार आती है, हम भी सर्जरी करते हैं तो वैसे बहुत तरह के पेशेंट होते हैं कि एक तरह के पेशेंट में दर्द उसको फील नहीं हो रहा ऑपरेशन के बाद, लेकिन एक तरह के पेशेंट में दर्द उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो उसमें भी घबराना नहीं है आपको कि दर्द क्यों हो रहा है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, किसी को ज़्यादा फील होता है, किसी को फील नहीं होता है। उसके लिए भी अपने पास ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल इंजेक्शंस के, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। और इसके बाद का भी मैंने आपको रिहैब वगैरह भी आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, कसरत वगैरह भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपका जो मांसपेशियाँ तंदुरुस्त हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस टीकेआर के बाद। और क्या क्या चीज़ इसमें बन सकती थी और आपके मन में क्या क्या डाउट हो सकता है, उस सब मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है आपको, है ना। ये सर्जरी लेने का आज मकसद ही ये था, क्योंकि काफ़ी की जाती है, लोगों को पता नहीं होती चीज़ें, इसलिए अनभिज्ञ से रहते हैं कि जानकारी नहीं है उनके पास, इसलिए मैंने सोचा इस पर बना देना बेहतर रहेगा। तो अगर कुछ बाई चांस रह गया हो, वैसे तो मुझे लग रहा है लगभग सब कवर कर लिया होगा, पर कभी भी चीज़ें रह जाती है, तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, और भी जो आपको टॉपिक लगे अब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। और भी जो मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, जानना चाहिए, वो भी उस पर मैं बताऊंगा। बाकी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, सभी लोगों तक मेरी बातें पहुँचे, है ना। और कमेंट करके पूछ सकते हो आप कुछ चाहो तो।